एडजस्टमेंट समायोजन। क्लियर। इस चैप्टर में 3 सेक्शन है जो हमें तैयार करने हैं। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समायोजन के लक्षण। ठीक है, मतलब समायोजन की बोलो, मैं आपसे कहूं विशेषताएं। ठीक है, ओके, मतलब मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजस्टमेंट या प्रॉपर्टीज ऑफ बोलो एडजस्टमेंट। ठीक है, एक्चुअली जो समायोजन की विशेषताओं को हम इस एंगल से देख सकते हैं कि कोई समायोजित व्यक्ति है, उसके क्या लक्षण है, वही समायोजन के लक्षण होंगे। बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है समायोजित, ठीक है, व्यक्ति के लक्षण। ओके, उसके बाद समायोजन की युक्तियां। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं मेथड्स, ठीक है, ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट। ओके, और इन्हीं को हम कहते हैं बोलो रक्षात्मक युक्तियां। क्या कहते हैं बोलो? रक्षात्मक युक्तियां, डिफेंस। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, डिफेंस। मैं आपसे मैं कहूं मेथड्स। ठीक है, इको डिफेंस मेथड कहो, डिफेंस मेथड। और तीसरा है असमायोजित व्यक्ति। ठीक है, बोलो के मानसिक रोग। क्लियर, मानसिक रोग मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स हम स्टडी करेंगे। क्लियर, बोलो मेंटल डिसऑर्डर। ओके, बात समझ में आए बोलो? तो इसमें ये तो चलो हल्की फुल्की बातें हैं, ये और ये ही पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अंदर हम सारी बातें कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, टेंशन क्या होता है, वो सारे बातों को हम समझेंगे कि द्वंद्व क्या होता है, बोलो भगनासा क्या होता है, तनाव क्या होता है, बोलो दबाव क्या होता है, बोलो ये सारी बात, एंजाइटी दुश्चिंता क्या होती है, ये सारे क्या है बोलो मानसिक रोग है। बोलो बात समझ में? जब भी कोई व्यक्ति बोलो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो वो कैसे मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है। किसी को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कोई स्ट्रेस में आ जाता है, किसी को एंजाइटी हो जाती है, कोई प्रेशर में आ जाता है। तो वो क्या होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। समझ में आया बोलो? हमें जानना है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमें कब फ्रस्ट्रेशन टिक करना है, सब एक जैसे ही लगते हैं, कब हमें एंजाइटी टिक करना है, कब हमें कन्फ्लिक्ट टिक करना है। बोलो बात समझ में? अच्छे से हम सीखेंगे। वो किस में सीखेंगे बोलो? इसमें। क्लियर, इसमें सारे मेथड सीखेंगे। बोलो 4 तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड, एक कंपनसेटरी मेथड, एक एग्रेसिव मेथड। ज्यादातर बोलो इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आते हैं, बट हमें चारों मेथड पढ़ने हैं। एक प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि, एक क्षतिपूरक विधि और एक आक्रामक विधि। क्लियर, और जो अप्रत्यक्ष विधि है उसके अंदर 10 मेथड है। बोलो दमन, समन, प्रक्षेपण। बोलो आपसे मैं करूँ A to Z जो मैं अभी आपको स्टडी कराऊंगा। क्लियर, और हम हर चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों से जानना है ताकि हम कभी अटके नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि ज्यादातर 99% मतलब सब हिंदी में ही याद रखते हैं। और हिंदी में एक बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश में तो एक ही नाम है, हिंदी में क्या होता है वो आपको ऐसा नाम भी दे सकता है जो आप बोलो सुना ही नहीं हो। और बोल अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पता है तो आपका काम हो जाएगा। मेरी बात समझ में? मतलब मैं कोई एग्जांपल बोल रहा हूं क्योंकि इसमें तो सारा समझने का है। बोलो जितने भी मेथड सही है सब समझने के हैं। मतलब हमें एक एक को डायग्नोस करना पड़ेगा कि कब मुझे रिप्रेशन करना है, कब मुझे सप्रेशन करना है, कब मुझे दमन करना है, कब मुझे समन करना। पढ़े सबने हमने, बट हमें एक्चुअली रियलिटी में वो क्या है बोलो कि क्या इनका सेंस है वो हमें समझना है। क्लियर, और कब कौन सा करना है। बात समझ में आए बोलो? ओके, तो ये 3 पॉइंट है इस टॉपिक के जिसकी जान है ये दोनों पॉइंट। क्लियर, बोलो बात समझ में? ये तो खाली हम थोड़ा भी डिस्कशन करेंगे कि भाई बोलो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति समायोजित है कि नहीं है, तो उसके क्या करेक्टर होते हैं वो हमें देखने हैं। क्लियर,
बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए, ताकि हम बोलो सेल्फ एनालिसिस भी तो कर पाए कि वास्तव में हम भी समायोजित है कि नहीं है। और बोलो समझे ये वाला क्यों डिस्कस कर रहे हैं अपन, समझ में आया। तो ये 3 पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा समझने की है। क्लियर? अच्छा, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, ये टोटली 100% समझने का टॉपिक है। अगर आपको सारे मेथड समझ में आ गए तो कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जैसा किताबों में लिखा होता वो और व्यवहारिक जीवन में क्या है उसको कनेक्ट करेंगे तो चीजें याद होगी कि वास्तव में हमारी जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें युक्तिकरण क्या है, उसमें दमन क्या है, उसमें समन क्या है, उसमें प्रक्षेपण क्या है, उसमें आपका तादात्मीकरण क्या है, उसमें अंतरक्षेपण क्या है। बोलो इंग्लिश में बोलूंगा तो आइडेंटिफिकेशन, सब्लिमेशन। क्लियर? तो आई थिंक समझ में आया। बोलो पहले ही नोट करो। हो गया? बोलो। तो पहला क्या पढ़ने जा रहे हैं? बोलो समायोजन की विशेषताएं या समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं। क्लियर? हालांकि उस तो क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी जनरल बात अपन करते हैं। बाकी दो काम की चीज ये है तो हटा दूं मैं। बोलो ये एक बार दिमाग में हो गया इस टॉपिक में क्या हमें स्टडी करना है और कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने कहा समायोजित। ठीक है? बोलो व्यक्ति, बोलो के लक्षण। ठीक है? या मैं आपसे कहूं समायोजन की, बोलो समायोजन। ठीक है? समायोजन की बोलो विशेषताएं। ठीक है? देखो मैं डिस्कस करके लिख रहा हूं, आप इधर ध्यान देना। सबसे पहले मैंने लिखा कि समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे हो, व्यवस्थित बैठे हो और आप सोचे यार मैं तो एकदम समायोजित हूँ, पता चला बाहर गए रोड पे, बीच में रोड के ऐसे ऐसे चल रहे हो, आप समायोजित नहीं हो। मतलब समायोजन हो या नहीं हो, समायोजन तो हर एक जगह आपको करना पड़ेगा, हर जगह एडजस्टमेंट। आप किसी सिटी बस से घर जा रहे हो, पता चला सिटी बस बोलो खाली है, मस्त सीट पे सो गए, फिर कोई आया भाई उठ मेरे को भी जगह दे, मैं नहीं उठने वाला हूँ। तो बताओ ये क्या है? बोलो समायोजित है कि असमायोजित है? बोलो असमायोजित। मतलब समायोजन कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्लियर? पहला क्या बताया बोलो आपको? मैंने कहा समायोजन बोलो एक निरंतर, बोलो आपसे मैं कहूं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है? प्रक्रिया है मतलब आपको हर जगह जहां आप रहते हो, जहां आप पढ़ते हो, जहां आप सोते हो, जहां आप बोलो कहीं चल रहे हो, बोलो आप हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा? समायोजित होना पड़ेगा। क्लियर? आप बाइक से जा रहे हो, आपको जो बाइक की लाइन है उसी पे चलना पड़ेगा। आप सोचो मैं तो रोड के बीचों बीच चलूंगा, तो समायोजित हो गए? समायोजित है? बोलो असमायोजित हो। बोलो बात समझ में आए? अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा समायोजित। ठीक है? व्यक्ति, व्यक्ति आपसे मैं कह रहा हूं व्यक्ति, मैंने कहा आपको मैंने कहा ठीक है, बोलो सुखी,
बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ रहता है, ठीक है। पहले बताओ, जो पर्सन एडजस्टमेंट वाला होगा वो दुखी रहेगा कि सुखी रहेगा? बोलो सुखी रहेगा। और जो एडजस्टमेंट नहीं करता हर समय दुखी होगा। बात समझ में आए? बोलो मतलब जिसने लाइफ में कभी रूम शेयर किया ही नहीं है, बोलो कभी एडजस्ट किया ही नहीं है, वो शादी के बाद भी बहुत दिक्कत आती है उसको। और समझे समझे? बोलो क्लियर? तो मैं क्या कह रहा हूँ, बोलो एडजस्टमेंट वाला व्यक्ति क्या रहता है? सुखी रहता है, क्योंकि वो हर जगह क्या कर लेगा? एडजस्ट कर लेगा। क्लियर? इसलिए लाइफ में एडजस्टमेंट भी आना जरूरी है, तभी क्या रहोगे? हैप्पीनेस। मतलब सुख किससे जुड़ा हुआ है? बोलो एडजस्टमेंट से। बोलो एडजस्टमेंट से क्या जुड़ा हुआ है? सुख जुड़ा हुआ है। अगर आप सोचो मैं कहीं कहीं एडजस्ट कर लेता हूँ, कहीं नहीं करता हूँ, तो कहीं आप दुखी भी होगे। बात समझ में आए? बोलो मैंने क्या बताया समझ में आया? बोलो कि अगर सपोज दैट आप लेट आए और आपकी जगह फिक्स है और आपको वहां पर वो जगह नहीं मिली, तो आपको दूसरी जगह बैठ के भी काम चलाना पड़ेगा। और आप तो सोचो उठ यार मेरे को यही बैठना है, बात समझ से लड़ रहे हो, तो बोलो ये क्या हुआ? एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आए? बोलो ओके। बोलो समायोजित व्यक्ति क्या रहता है? सुखी रहता है। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब हुआ समायोजन एक व्यक्ति को दुखी करता है कि सुखी करता है? बोलो सुखी करता है। क्लियर? मैंने कहा समायोजित व्यक्ति व्यक्ति बोलो आपसे मैं कहूं हर जगह, ठीक है, हर जगह संतुलन, ठीक है, संतुलन मतलब समझ गए? बैलेंस, ठीक है, बनाए रखता है। ठीक है, बैलेंस बनाए रखता है। मतलब जो समायोजित होगा वो हर जगह क्या करके रखेगा? बोलो बैलेंस बना कर रखेगा। बोलो बात समझ में आए? बोलो कि मदर फादर को भी खुश रखेगा, एक्स वाई जेड को भी खुश रखेगा, छोटे भाई बहनों को भी खुश रखेगा, पड़ोसियों को भी खुश रखेगा। समझ में आया? वो क्या कहलाएगा? समायोजित। और जो घर वालों को खुश रख रहा है, पड़ोसियों से रोज लड़ता है, वो समायोजित नहीं कहलाएगा। मतलब समायोजित व्यक्ति क्या होगा? बोलो क्या बनाए रखता है? बोलो बैलेंस बनाए रखता है। मतलब सब जगह क्या रखता है? बोलो बैलेंस बना कर रखता है। क्लियर? अच्छा, क्या बताया मैंने आपको? समायोजित व्यक्ति, बोलो व्यक्ति अपने अपने फायदे, ठीक है, फायदे के लिए दूसरों दूसरों का नुकसान करता है कि नहीं करता? बोलो नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है। ठीक है, और अगर करता है तो वो व्यक्ति समायोजित है ही नहीं, वो बैलेंस बनाने वाला है ही नहीं, वो सुखी है ही नहीं। मतलब आप इनको सबको जोड़ सकते हो, उसमें समायोजन का गुण निरंतर है ही नहीं। बोलो बात समझ में आए? मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो क्लियर? नंबर 5 समायोजन। समायोजन, ठीक है, समायोजन मैंने लिखा यहाँ पर अधिगम, अधिगम, अधिगम। बोलो जन्य प्रक्रिया है। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इंसान पैदा होता है समायोजित होकर नहीं पैदा होता है, वो देख देख कर सीख सीख कर लर्न कर करके बोलो समायोजित होना सीखता है। मतलब जो छोटा होता है बच्चा, वो देखता अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ बैठना होता है, यहाँ सोना होता है, और समझे नहीं समझे? बोलो धीरे धीरे बोलो इससे ऐसे बात की जाती है। बोलो इसका मतलब अधिगम जन्य प्रक्रिया ही हुई ना। क्या कोई पैदा होता है सब समायोजित होता है क्या? नहीं, इसका मतलब हुआ जब हम कुसमायोजन की बात करते हैं तो कुसमायोजन का सबसे मेन कारण है संगति और वातावरण। क्या है? बोलो संगति और वातावरण। क्लियर? मतलब एक व्यक्ति, एक बालक समायोजित होगा या नहीं होगा, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो उसकी संगति कैसी है, संगति मतलब समझ के सर्कल कैसा है, और एक वो किस वातावरण में रह रहा है। अगर वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जहां पर लोग आपस में रोज बोलो गाली क्लोज करते हैं, लड़ाया करते हैं, और आपसे मैं करूं हर एक में छीना चपटी करते हैं, वो भी कहीं भी जाएगा वैसा ही करेगा। और बोलो समझे ही समझे? बोलो क्योंकि उसने वैसा ही देखा। बोलो तो इसका मतलब हुआ कि समायोजन क्या है? बोलो अधिगम जन्य प्रक्रिया। मतलब समायोजन बोलो कोई पैदा ही से नहीं होता है, वो देख देख के, वो देखा अगर अच्छा वातावरण में रहेगा तो बोलो समायोजन सीखेगा, और अगर खराब वातावरण में रहेगा, खराब संगति में रहेगा, तो वो समायोजित हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कैरेक्टर वैसे ही डेवलप हो जाएंगे जैसी संगति है। ये कुछ मैंने बातें डिस्कस की, समझ में आया? बोलो आपको नोट करोगे?
इसका मतलब अगर कभी ऐसा कॉमन क्वेश्चन आए कि समायोजित व्यक्ति का कौन सा लक्षण होता है या नहीं होता, हम हमारे कॉमन सेंस से कर सकते हैं। बोलो बात समझ। कॉमन सेंस मतलब उन लाइनों को पढ़ के कर सकते हैं कि कौन सा लक्षण, क्या पूछा, लक्षण है पूछा या नहीं पूछा, उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ डिस्कशन किया जिससे हमारी थोड़ी सोच डेवलप हो कि समायोजित व्यक्ति के क्या कैरेक्टर होते हैं। बात समझ ना। अधिगम जन्य प्रक्रिया है, मतलब मैंने आपसे कहा कि समायोजित समायोजन जो है वो कोई पैदाइशी नहीं होता है। बोलो देख देख कर हम सीखते हैं। बोलो सीखते ही नहीं सीखते। बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर। तो ये तो सिंपल चीज थी, हमें समझ में आ गई। बट यहाँ से भी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि समायोजित व्यक्ति का कौन सा लक्षण होते हैं या कौन सा नहीं होता है। तो हमारा कॉमन सेंस है, हम ऑप्शन को पढ़ के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी लाइन मुझे सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। क्लियर। ये कुछ डिस्कशन किया जिससे हमारी सोच डेवलप हो कि समायोजन व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है। ओके। अच्छा, हो गया ये नोट। बोलो अब आ जाते हैं अपन मेन चीज जो हमारा क्या है। बोलो मैंने कहा समायोजन, ठीक है, की विधियां, ठीक है, या मैं आपसे कहूं इन्हीं को क्या कह सकता हूं। बोलो मैंने कहा रक्षात्मक युक्तियां। क्लियर। ओके। डिफेंस मैकेनिज्म कह दूं, कुछ भी कह दूं। क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो मेथड्स ऑफ, मैं अगर एडजस्टमेंट बोलूं, क्लियर, या मैं इन्हीं को डिफेंस, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैकेनिज्म कह दूं या डिवाइस कह दूं, डिफेंस, बोलो डिवाइस कह दूं, कुछ भी कहूं, मेथड कहूं, एक ही बात है। क्लियर। और ये कितनी होती है? चार। एक होता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि या मतलब मेरे कहने का मतलब डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? बोलो डायरेक्ट मेथड। क्लियर। ओके। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधियां। क्लियर। अप्रत्यक्ष बोलो विधियां। क्लियर। इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर। इन डायरेक्ट मेथड। क्लियर। ओके। और तीसरा होता है बोलो मैंने यहां पर कहा क्षतिपूर्वक बोलो विधियां। क्लियर। कंपनसेटरी मेथड। क्लियर। बोलो कंपनसेटरी। क्लियर मेथड। क्लियर। और एक होता है आपका बोलो आक्रामक विधियां, ठीक है। आक्रामक विधियां मतलब एग्रेसिव मेथड। क्लियर। एग्रेसिव बोलो मैंने कहा मेथड। ओके। तो ये इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो ये है। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आए? बोलो जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर 10 मेथड हम स्टडी करेंगे जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्लियर। ओके। तो चार मेथड लिखे आपने। बोलो पहला प्रत्यक्ष विधियां, बोलो अप्रत्यक्ष विधियां, क्षतिपूर्वक विधियां, आक्रामक विधियां, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, कंपनसेटरी मेथड और एग्रेसिव मेथड। क्लियर। ओके। तो पहला बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधियां, ठीक है। अपन ये चारों इसलिए पढ़ रहे हैं
क्योंकि कभी कभी इनसे भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बोलो इससे भी पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है, लेकिन क्वेश्चन सबसे पूछे गए हैं, क्लियर। तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहला है, बोलो मैंने कहा प्रत्यक्ष विधियां, ठीक है। प्रत्यक्ष विधियां, डायरेक्ट मेथड, मतलब क्या होता है सुनो, ठीक है। बोलो मेरे कहने का मतलब है कि सपोज दैट कोई इंसान असफल हुआ तो एक्सेप्ट करे, हाँ मैं असफल हुआ। बोलो बात से मैंने तैयारी नहीं की है, ये होता है डायरेक्ट फेस करना। बोलो बाकी बहाने बनाना कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, या मुझे बोलो आपसे मैं करूँ एग्जाम टाइम मैं तो टॉप कर देता, उस समय मैं बीमार पड़ गया था, ये सब बहाने हैं। ये सब अप्रत्यक्ष में आएंगे। क्या आएंगे बोलो? अप्रत्यक्ष में आएंगे। मतलब प्रत्यक्ष विधियां क्या है बोलो? डायरेक्ट बोलो क्या करना, बोलो डायरेक्ट फेस करना, क्लियर। और जो प्रत्यक्ष विधियां हैं उनमें क्या होगा? नंबर 1 मैंने कहा इधर ध्यान देना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आई है उसका विश्लेषण करना, मतलब एनालिसिस करना कि यार असफल हुआ तो क्यों हुआ। बोलो वो क्या होगा? प्रत्यक्ष। ने की बहाने बनाते जाना। पहला क्या बता रहा हूं इसमें बोलो, मैंने कहा विश्लेषण, ठीक है। बोलो एनालिसिस, एनालिसिस करना, ठीक है। अगर कोई विश्लेषण करता है तो वो कैसी विधि है बोलो? प्रत्यक्ष विधि। पहले ध्यान देना, क्लियर। नंबर 2, सपोजेट किसी को कोई लक्ष्य नहीं मिला था, क्लियर, और उसने ठान रखा कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने का मेथड बदले, बोलो पढ़ाई करने का तरीका बदले, क्लियर। तो वो भी क्या है बोलो? प्रत्यक्ष विधि है, क्लियर। तो मैंने कहा लक्ष्य तक बोलो पहुंचने, पहुंचने के बोलो मार्ग, ठीक है, को बदलना, ठीक है। बदलने का मतलब है कि पढ़ के नहीं पास हुआ पैसे दे के पास होऊंगा, वो नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, गलत मत समझ आना, बोलो क्लियर। बोलो मेरे काम चेंज ऑफ मेथड, बोलो ऑफ स्टडी, या आपको टारगेट के पास जाने का, बोलो आपको जो पहले बोलो आप सब देखो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज दैट किसी स्टूडेंट ने बोलो कभी एग्जाम की तैयारी की थी, और लास्ट के 1 महीने में या 2 महीने पहले जब वो रिवीजन कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था कि एक ही दिन में है ना बोलो 6 सब्जेक्ट, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा ये पढ़ता था, और पता चला 1.5-2 महीना हो गया, एक का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। समझ में आया बोलो क्लियर? एक का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो उसने पहले किया एनालिसिस कि यार मैंने ये गलती की थी, और फिर क्या करेगा? मेथड चेंज करेगा कि यार इस बार मैं क्या करूंगा कि भाई सपोजेड एग्जांपल ले रहे 6 सब्जेक्ट है, क्लियर, तो मैं एक सब्जेक्ट को सप्ताह भर दूंगा और उसको पूरा पढ़ के रिवाइज करूंगा, फिर दूसरे को करूंगा, ऐसे करके मैं 1.5 महीने में पूरा करूंगा। और जब मैंने पहली बार किया तो मैंने 7 दिन दिया, सेकंड रिवीजन में मैं 3-3 दिन दूंगा, तो क्या होगा? उसको कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसने अपना लक्ष्य से पहुंचने का मार्ग चेंज कर। ये कहना चाह रहा हूं मैं, बोलो बात समझ में? एनालिसिस का मतलब भी समझ में आया बोलो? कि बोलो अपनी जो असफलता हुई है उसका क्या करना? एनालिसिस करना, और फिर जो गलतियां पहले की है वो वापस नहीं दोहराना, और अपनी स्टडी का अपने मार्ग को बदलना। बात समझ में आए? और तीसरा क्या बता रहा हूं आपको कि प्रत्यक्ष विधि और क्या होती है। सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूं कि कोई टफ लक्ष्य चुन लिया था, वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह दूसरा लक्ष्य बना लेना, क्लियर। ये भी क्या है बोलो? प्रत्यक्ष विधि है कि यार 1 साल आरएस की तैयारी की, लगा यार आरएस अपनी अप्रोच में नहीं है, चलो मैं टीचर की तैयारी करता हूँ, चलो मैं लेक्चरर बनता हूँ, चलो मैं सीनियर टीचर बनता हूँ। ये भी डायरेक्ट फेस करना हुआ, ने कि उस आरएस के चक्कर में बोलो दुनिया भर के मानसिक रोग, फ्रस्ट्रेशन में भी जा रहा है, वो एंजाइटी में भी जा रहा है। समझ में आया बोलो? बार बार एग्जाम दिए जा रहा है और पता चला कि कहीं का नहीं रहा, बोलो सबसे चिड़चिड़ बात कर रहा है, तो फिर वो बोलो एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आया बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं लक्ष्य को, आपसे मैं कह रहा हूं एक लक्ष्य को बदल कर दूसरा लक्ष्य बनाना, क्लियर। ये सब भी क्या है बोलो? प्रत्यक्ष मेथड है, क्लियर। बोलो आरए से टीचर बन जाना, या डॉक्टर से नर्सिंग मतलब बन जाना, मतलब कुछ भी ऐसा जिससे कि क्या है कि वो आगे जाकर एडजस्ट हो पाए, ने की फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, बोलो ने की, क्योंकि ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं समायोजन, बोलो समायोजन नहीं कर पाएगा तो वो व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो जाएगा। और जो हम बोलो इसके बाद पढ़ेंगे, बोलो कौन कौन से फ्रस्ट्रेशन कब होगा, बोलो आपसे मेरे को एंजाइटी कब होगी, वही तो मानसिक रोग होंगे ना। वो सारे किस में होते हैं बोलो?
समायोजित व्यक्ति में कि असमायोजित में बोलो, असमायोजित में। बात समझ में आया बोलो, क्लियर। तो प्रत्यक्ष मेथड तो कब टिक करना समझ में आया बोलो, वेरी सिंपल, डायरेक्ट जो बोलो फेस करे और उसका सॉल्यूशन करे, वो क्या होगा बोलो, इसमें और लिख सकता हूं, बोलो शोधन करना, क्लियर, शोधन करना, बोलो शोधन करना, बोलो ये एक ही चीज है बोलो, क्लियर। कभी कभी ये भी ऑप्शन में रहता है, शोधन मतलब समझ में आया बोलो कि बोलो बोलो प्यूरिफिकेशन करना कि मैंने क्या गलतियां की थी, वो सब चीजें, एनालिसिस लिखा हो, शोधन लिखा हो, एक ही बात है, क्लियर, नोट करोगे। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है इधर देखो, ताकि आपको पता चले, ठीक है। अभी तो एक पढ़ा है, सब पढ़ने के बाद ज्यादा समझ में आता है। आपको पूछा जाता है निम्न में से बोलो प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है, ठीक है, प्रत्यक्ष रक्षात्मक युक्ति है। ऑप्शन में आ जाता है पहला विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अभी ये पढ़ा है नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आगे, ठीक है। नंबर 2 उदातीकरण, सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, ये सब हम पढ़ेंगे, पढ़े नहीं है। बोलो एक दे दिया आपको सपोदेट, विश्लेषण, ठीक है, या शोधन, कुछ भी दे दे, बोलो एनालिसिस, क्लियर, एक दे दे आपको ऑल, तो क्या होगा आंसर, सी हो जाएगा, क्योंकि ये सब मेथड तो किस में आएंगे, अप्रत्यक्ष में आएंगे। इसका मतलब जब चारों पढ़ लेंगे तो हमारी सोच ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि हमें कब कौन सा टिक करना है, बात समझ ना। बात समझ में आए बोलो आपको। मैंने जान के ये वर्ड लिखे क्योंकि यही वर्ड ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइनें लिखी है वही लाइनें आपको प्रत्यक्ष में मिलती है, ठीक है। हो गया नोट बोलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा है बोलो, अप्रत्यक्ष विधियां, क्लियर, इनडायरेक्ट मेथड। और ज्यादातर लोग उन्हीं को यूज करते हैं और वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। हो गया ये नोट बोलो, ओके, हटा दो, हो गया नोट बोलो। मैंने आपसे कहा दूसरा मेथड कौन सा है बोलो, अप्रत्यक्ष विधियां, ठीक है। अप्रत्यक्ष विधियां मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बोलो, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। बोलो इसमें कौन कौन सी आती है, पहले मैं आपको नाम लिखता हूं फिर वन बाय वन पढ़ेंगे, क्लियर। मैंने कहा बोलो इसमें निम्न, ठीक है, मेथड को इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित बोलो करते हैं, ठीक है। बोलो कौन कौन सा, नंबर 1 मैंने लिखा दमन, ठीक है, नंबर 2 समन, क्लियर, मतलब पहला है रिप्रेशन, ठीक है, और एक क्या है सप्रेशन, ठीक है। बोलो रिप्रेशन सप्रेशन। तीसरा है युक्तिकरण, क्लियर, या ओदीच्य, ओदीच्य स्थापना, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं बोलो रेशनल, बोलो जेसन, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ओके। उसके बाद मैंने लिखा प्रक्षेपण, क्लियर, प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन, ठीक है,
प्रोजेक्शन, ओके, बोलो प्रोजेक्शन। नंबर 5 मैंने कहा उदातीकरण, क्लियर, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन, बोलो सब्लिमेशन, ठीक है। नंबर 6 बोलो, मैंने यहाँ पर लिखा तादात्मीकरण, तादात्मीकरण, क्लियर, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लियर, ओके। नंबर 6 मैंने कहा आपको अंतरक्षेपण, क्लियर, अंतरक्षेपण मतलब इंट्रोजक्शन, ठीक है, इंट्रोजक्शन। नंबर 8 में यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, बोलो डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, ओके। और मैंने लिखा यहाँ पर प्रतिकरण, क्लियर, प्रतिकरण मतलब एंटागोनिज्म, ठीक है, एंटागोनिज्म, क्लियर, एंटागोनिस्ट या एंटागोनिज्म। और नंबर 10 एक और हमें पता होनी चाहिए, क्लियर, वो है प्रतिगमन, ठीक है, बोलो रिट्रैक्शन, ठीक है, बोलो नंबर 10 क्या लिखा, प्रतिगमन, ओके, बोलो रिट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रैक्शन, ओके। ये वो मेथड के नाम लिखिए जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, क्लियर, और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के हैं। वैसे सब एक इंडिविजुअल है, मतलब किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपन पढ़ेंगे इस ऑर्डर में कि इन दोनों में स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बोलो इन दोनों में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्लियर, नहीं नहीं नहीं, बोलो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं, क्लियर, नहीं 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 नहीं, इन दोनों में कंफ्यूज मतलब ये मिलते जुलते हैं, बोलो दमन समन का फंडा क्लियर होना चाहिए, कब दमन करना है कब समन करना है। युक्तिकरण प्रक्षेपण का फंडा क्यों एक जैसे लगता है, कब ये करना है कब ये करना है, फंडा क्लियर करूंगा। ये दोनों एक जैसे लगते हैं, कब क्या करना है, ये दोनों एक जैसे लगते हैं। बाकी है अपने आप में सब क्या है, इंडिविजुअल है। बोलो बात समझ में, तो एक बार ये 10 नाम नोट करो, क्लियर। मैं
नाम नोट किए बोलो आपने? ओके। कितने मेथड पढ़ने अपने को बोलो? 10। उसमें से 2 अपन आज क्लियर कर रहे हैं, एक दमन और एक समन। कब रिप्रेशन करना और कब सप्रेशन करना। हटा दूं मैं बोलो ये? ठीक है। तो 2 एक जैसे हैं, तो मैंने कहा एक दमन और एक तरफ क्या बता रहा हूं बोलो? समन। ठीक है। दमन मतलब रिप्रेशन, ओके। और ये क्या होता है बोलो? सप्रेशन। हम कोई अंतर नहीं कर रहे हैं, सब अलग अलग मेथड है बोलो, मिलते जुलते, इसलिए एक साथ बता रहा हूं। अब आप पहले अच्छे से समझो, दमन का मतलब क्या होता है। किताबें क्या कहती है? किताबें कहती है कि कोई भी जानकारी हमारी बिना, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात, कोई भी इंसिडेंस हमारी बिना जानकारी के चेतन मन से अचेतन मन में चली जाए, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए, उसको दमन कहते हैं। और अगर कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंस हमारी जानकारी के बोलो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाए, उसे क्या कहते हैं? समन कहते हैं। जब ये लाइन हम पढ़ते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता है क्या कहना चाह रहे किताब वाले। यानी बिना जानकारी के कोई चीज जाती है क्या? जानकारी के मतलब क्यों जाएगी? मतलब ऐसा हमारे माइंड में कंफ्यूजिंग होता है। तो एक्चुअली क्या है, ये दोनों वर्ड बोलो सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं। किसने दिए? सिगमंड फ्राइड ने। दमन और समन दोनों मेथड, इन दोनों वर्डों के बारे में किसने बताया? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड क्या कहना चाहता, वो बात को समझना। सिगमंड फ्राइड कहता है कोई भी बात, कोई भी बोलो घटना क्षण भर के लिए हमारे दिमाग में आए और फिर कभी ना आए, तो वो क्या है? दमन है। हमने उसको दमित कर दिया। कोई भी ख्याल, कोई भी बात हमारे क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर बिल्कुल ना आना, वो क्या है? दमन है। कोई भी बात, कोई भी घटना बोलो, कोई भी ख्याल का बार बार दिमाग में आना, हम चाहते अब नहीं आया, अब नहीं याद करूंगा, फिर भी रे के याद आए, तो वो क्या है? समन है। बात समझ? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे सपोज एक बोलो माता पिता की एक इकलौती लड़की है, क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूं उसने कसम खाई है कि मैं तो जीवन भर अपने मम्मी पापा की सेवा करूंगी, क्लियर। और बच्ची 25 इयर्स की है, वह सेटल्ड है, क्लियर। अब एक दिन क्या होता है, उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है। पिताजी की क्या हो जाती है? तबीयत खराब हो जाती है। और एक नव युवक डॉक्टर उसके घर पे आता है पिताजी का ट्रीटमेंट करने के लिए। उसके मन में ख्याल आता है कि यार ये डॉक्टर जो है, इससे बोलो आपसे मैं करूं प्यार किया जाए या डॉक्टर से बोलो फ्रेंडशिप किया जाए। तुरंत ख्याल आए, नहीं 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 नहीं, मुझे तो अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है, क्लियर। और फिर उसके माइंड में कभी वो बात नहीं आती है। ये क्या है? दमन है। दमन का मतलब समझ में आया बोलो? किसी ख्याल का, किसी बात का, किसी घटना का, किसी इंसिडेंस का क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर बिल्कुल ना आना, वो क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। बोलो बास, वो क्या कहलाता है? दमन, क्लियर। बोलो समन क्या होगा? मैंने बोला कि समन के लिए कहावत है, जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है। सपोज एन एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठे और दूध वाले से लड़ाई हो गई। क्या हो गई बोलो? दूध वाले से लड़ाई हो गई। हो जाती बहुत सारी बोलो आपसे में खड़ूस महिलाओं की। बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो? ठीक है कि दूध में पानी ज्यादा लाते हो, दूध लेट लाते हो, बोलो घंटी 2 बार क्यों बजाते हो, एक बार में, और मतलब कोई भी कारण हो सकता है, क्लियर। सुबह सुबह उठकर क्या हो गया बोलो? दूध वाले से लड़ाई हो गई, क्लियर। चलो दूध वाला चला गया, अब क्या हो रहा है? नाश्ते के टाइम भी दूध वाला बहुत खराब है। ठीक है, अब चलो आप इस बात को यही छोड़ते, अब नहीं। पता चला लंच में भी, पता चला डिनर में भी, बोलो पता चला घर पे कोई भी आ रहा है, बोलो बार बार रे के वो उस बात को याद कर रही है। तो ये क्या है बोलो? समन है। दमन और समन में अंतर समझ में आया बोलो? कि किसी बात का, किसी ख्याल का, किसी घटना का, किसी इंसिडेंस का क्षण भर के लिए दिमाग में आना फिर बिल्कुल ना आना, क्या कहलाएगा? दमन। और रे के आना समन। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ समझना। दोनों मिलते जुलते हैं बोलो, इसलिए एक साथ बताया मैंने आपको। पहले किताबों वाली भाषा लिख रहा हूँ, बोलो क्या लिख रहा हूँ? किसी, मैंने कहा किसी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ख्याल
ख्याल, बोलो या, बोलो जानकारी, जानकारी या घटना का, बोलो हमारी, बिना जान, हमारी, हमारी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो बिना, बिना, बोलो जानकारी, बोलो जानकारी के चेतन मन से, चेतन मन का मतलब क्या होता है बोलो, कॉन्शियस माइंड, क्लियर, क्या होता है बोलो, कॉन्शियस माइंड, ठीक है, बोलो से अचेतन, अचेतन मन, बोलो अचेतन मन का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड। इन दोनों का मतलब समझते हो नहीं समझते बोलो, बोलो कॉन्शियस माइंड का मतलब, बोलो हमारा ऐसा माइंड जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है, और अनकॉन्शियस माइंड जिसमें हम भूल जाते हैं, और यही होता है ना बोलो, क्लियर। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा गया बोलो, मेरी बात समझ में, मैंने कहा किसी बात का, किसी ख्याल का क्षण भर के लिए आना और फिर बिल्कुल नहीं आना, तो फिर तो वो किस में चली गई बोलो, अनकॉन्शियस में, बोलो बात हम भूल जाना, और यही तो अनकॉन्शियस का मतलब, सिगमंड फ्राइड ने ये वर्ड यूज किए थे बोलो, क्लियर, ओके, क्योंकि मैंने पहले कहा अनकॉन्शियस का मतलब बोलो कोई बेहोश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर इंसान के पास कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड तीनों है, और हमारे ज्यादा मन का भाग कौन सा है, अनकॉन्शियस, हमें याद कम रहता, भूलते ज्यादा है, बोलो ऐसा होता है, बचपन से आज तक को याद करोगे तो आपको बहुत कम दोस्त याद है, कि आपको पहली क्लास के 40 के 40 दो बोलो शक्लें याद है बोलो, अरे बोलो नहीं है, कोई एक दो जिससे क्रश हुआ होगा, या बोलो मेरे कहने मतलब पक्की फ्रेंडशिप भी हुई होगी, उसके बारे में याद होगा, बाकी सब याद नहीं है, इसका मतलब हुआ कि मतलब फ्रेंडशिप हुई होगी, बचपन में तो सबको फ्रेंड बनाते हैं, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब उसका थोड़ा बहुत चेहरा, नाम कुछ याद रहता है, बाकी इसका मतलब हम भूलते ज्यादा है और याद कम रहता है, ये तो सिगमंड फ्राइड कहना चाह रहा था, कि हमारा माइंड का 90% तो अनकॉन्शियस होता है, केवल 10% ही कॉन्शियस होता है, क्लियर। तो यहाँ पर समझना, बोलो किसी ख्याल या जानकारी या घटना का हमारी बिना जानकारी के चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में, बोलो जाना, क्लियर, बोलो क्या कहलाता है, दमन, बोलो इसको हम हमारी भाषा में क्या लिख सकते हैं, किसी ख्याल, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं या बात, ठीक है, बोलो का क्षण भर, क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, क्षण भर, बोलो क्षण भर मतलब समझ गए, 1 मिनट के लिए कोई ख्याल आया, क्लियर, और फिर हमने हमेशा हमेशा के लिए उसको दमित कर दिया, बात समझ में आया बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो, किसी क्षण भर के लिए आना, आना, ठीक है, आना, बोलो कहाँ आना, माइंड में, क्लियर, बोलो माइंड में, फिर बोलो आपसे मेरे को कभी न आना, क्लियर, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा बोलो, दमन का, ये समझने के लिए, बात समझ में आया बोलो, अदरवाइज दमन समन को 10 बार पढ़ते रहते पता ही नहीं चलता दमन क्या और समन क्या है, क्लियर। और इसमें क्या बोलूंगा, मैंने कहा किसी, बोलो ख्याल, ठीक है, या बोलो बात, ठीक है, बात का, का हमारी, हमारी जानकारी, ठीक है, जानकारी में, बोलो चेतन मन, चेतन मन से अचेतन मन, ठीक है, अचेतन मन में, बोलो आपसे मेरे को जाना, पहले बताओ इनके वर्डों में देखो छोटा सा डिफरेंस है, और बोलो इसमें क्या लिखा मैंने बोलो, बिना जानकारी के, और इसमें क्या लिखा बोलो, जानकारी के, बाकी तो सेम ही है बोलो, क्लियर। और मैं आपसे कह रहा हूं इसमें मैं क्या कह सकता हूं, किसी ख्याल का बार बार, बोलो माइंड में आना, ठीक है, तो वो क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, समन, क्लियर। और आपसे मैंने कहा इसके लिए क्या कहावत है, जो हुआ सो हुआ, अब डिस्कस करना व्यर्थ है, और फिर भी डिस्कस किए जा रहे हैं, बात समझ लो ना, ओके, कुछ कम कुछ ज्यादा, क्लियर। मैंने कहा जो हुआ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं सो हुआ, ठीक है, अब डिस्कस, बोलो करना, करना व्यर्थ है, ठीक है, बोलो बात पहले बताओ इस कहावत से समझ आओगे बोलो, कि जिसमें क्या होता है कि हम खुद ही कह रहे हैं अब डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर, और फिर पता चल रहा है कि 2 घंटे बाद फिर चालू, बोलो बात समझ में, तो वो क्या है बोलो, समन है। और बोलो याद आया कोई बात कोई घटना और फिर बिल्कुल नहीं आया, तो वो क्या है, दमन है, बात समझ में आया बोलो, ओके, तो नोट करोगे।
अगेन आपको सारे मेथड दिमाग में बैठने चाहिए, कभी भी वापस रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको शब्द समझ में आने चाहिए कि बोलो मुझे कब क्या टिक करना है। क्लियर? बात समझ में आई बोलो? मतलब सारे मेथड को अपने को समझना है ताकि हमें एक भी मेथड में कुछ याद नहीं करना पड़े, और आपको कोई कहानी दे, कोई एग्जाम्पल दे, कुछ भी दे, तो आप चार ऑप्शन में चेक कर सको कि कौन सा आंसर होगा। और वो तभी होगा जब आपको ये सारे के सारे वर्ड समझ में आएंगे कि एक्चुअली बोलो आपसे मेरे को ये कब करना और ये कब करना है। ये जो मैंने दो दो जोड़े बनाए ना, वही प्रॉब्लम करते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है ये करूं कि ये करूं, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं। मैं आपको इनमें फिक्स अंतर बताऊंगा कि क्या आए तो क्या करना है। ये एक दूसरे को मिलते जुलते हैं, ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। क्लियर? तो हमें पढ़ना तो इंडिविजुअल है, बट हमने लिखा इस तरह से कि आपको ये दोनों साथ में समझाऊंगा। क्लियर? तो आई थिंक कल हम सारे 10 के 10 तैयार करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? ये वाला नोट कर लिया था, दमन और समन बोलो? पहले बताओ दिमाग में दमन समन का फंडा क्लियर? और दमन और समन दोनों शब्द किसने बताया बोलो? ये दोनों युक्तियां किसने बताई है? सिगमंड फ्राइड ने। और हम जब इनको समझ रहे हैं तो सिगमंड फ्राइड की खुशबू भी आ रही है। और सिगमंड फ्राइड के वर्ड आ रहे कि नहीं आ रहे बोलो? ये कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सब किसकी देन है बोलो? सिगमंड फ्राइड की देन है। बात समझ में आई? उसी ने यूज किए थे। ओके।